हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ चाइना अपनी शुरू की दिहाइयों में इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, बल्कि एक गरीब मुल्क शुमार होता था। इसलिए सनती तरक्की के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मंसूबा पेश किया गया, जिसके मुताबिक 1970 तक चीन स्टील की पैदावार में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए हुक्म जारी किया गया कि कोई शख्स भी, चाहे बूढ़ा हो या जवान, औरत हो या मर्द, कोई भी फारिग नहीं रहेगा, बल्कि इन भट्टियों में काम करेगा। इस तरह लोग जोशो खरोश से मुल्क की तरक्की के लिए काम भी करने लगे। लेकिन दोस्तों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चीन में बहुत सख्त कहत पड़ गया। बारिशें बिल्कुल ख़त्म हो गईं, जिससे मुल्क में भूख बढ़ गई। किसान भट्टियों में काम करने की वजह से फसलों का ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे, और देखते ही देखते लोग भूख से मरने लगे। चीन ने मसनूई नहरें भी बनाने की भी बहुत कोशिशें की, मगर नाकाम रहे। 1958 से 1962 के कहत ने इनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 1962 में इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के मंसूबे को ही खत्म करना पड़ गया। इससे पहले ताइवान को भी लेने की कोशिशें बिल्कुल नाकाम रही थी, क्योंकि चाइना के पास जदीद असलहा ही नहीं था। इन नाकामियों की वजह से लोगों का अक्सर ग्रोह माओ पॉलिसीज के खिलाफ हो गया, मगर साथ ही माओ के डाई हार्ड फैंस भी थे, जिन्होंने माओ के खिलाफ बोलने वालों को जुल्म सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस चीज़ को सकाफती इनकलाब यानी कल्चरल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, और ये सितम रोज़ बरोज़ बढ़ते रहे, जिसके पेश नज़र अवाम भी बर्दाश्त ना कर सकी और बाहर निकलने पर मजबूर होगी, और करीब ही था कि खाना जंगी शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी वजारत खारजा से भेजे गए आम इस खाना जंगी को रोकने में मददगार साबित हुए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पाकिस्तानी आम। अब ये ना पूछना कि चौंसा था कि लंगड़ा था, पर मुझे इतना पता है कि ये आम खाना जंगी रोकने के काम आए थे। अबे साले। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि जब ये आम चीन के मुख्तलिफ इलाकों में भेजे गए, तो कारकुनान को लगा कि हुकूमत और अवाम के दरमियान मामला तय आ गए हैं, जिसके नतीजे में ये हुकूमत ने तोहफे के तौर पर लोगों में पेश किए हैं। तो लोग इतने में खुश हो गए और खाना जंगी से बच गए, और माओ ने उन रेड गार्ड्स को भी कत्ल करवा दिया जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहे थे और इनकलाब चाहते थे। इसके अलावा वियतनाम में चीन और अमेरिका की जंग में भी अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अमेरिका को मालूम हो गया कि अगर वो इस खित्ते में अपना मुफाद चाहता है तो उसे चीन से हाथ मिलाना पड़ेगा। चुनांचा इस दोस्ती के लिए पाकिस्तान एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ और दोनों ममालिक के दरमियान सुलह होगी। इसके बाद चाइना यूएन का कारकुन भी बन गया। आप इस दोस्ती की मिसाल कुछ इस तरह ले लें कि एक मरतबा रूस ने चाइना को एटम बम की धमकी दी, तो अमेरिका ने इस पर जवाब दिया कि अगर रूस ने हमला किया तो रूस के 1310 शहरों पर एटम बम फेंक दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, चाइना ने पहले अमेरिका से और फिर रूस से एटम बम की धमकियां सुन कर खुद भी एटॉमिक पावर बनने की ठान ली थी, और इस तरह 1964 में वो एटमी ताकत बनने में कामयाब हो गया। खैर, माओ अब बूढ़ा हो चुका था और बीमारी के बायस उसकी मौत हो गई। माओ के बाद डेंग शाओपिंग के हाथ में हुकूमत के बहुत से एहतियारात आ गए, और उसने माओ की बीवी पर उसकी मौत का इल्ज़ाम लगवा दिया और फांसी की सज़ा सुनवा दी, जो उम्र कैद में तब्दील हो गई, मगर फिर गले के कैंसर की वजह से रहा कर दिया गया। लेकिन उन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली। दोस्तों, डेंग शाओपिंग की पॉलिसीज़ माओ के बिल्कुल उल्ट थी। उसने आलमी सरमायाकारी का आगाज़ किया, अवाम को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की इजाज़त दी, जिससे लोगों के वेल्थ स्टेटस में काफ़ी इजाफा हुआ। और डेंग ही वो शख्स था जिसने वन चाइल्ड पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी। लेकिन दोस्तों, एक और इनकलाब था जो कि जन्म लेने वाला था। दोस्तों, उस वक्त दुनिया में ज़्यादातर जमहूरी निज़ाम था और शहरी चाहते थे कि जमहूरी निज़ाम आए, लेकिन डेंग नहीं चाहता था कि हुकूमत का कंट्रोल कम्युनिस्ट के अलावा किसी और के पास जाए। एज अ रिज़ल्ट तुलबा सड़कों पर निकल आए। दोस्तों, डेंग यू टर्न लेने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने इनकलाब को कुचलने के लिए फ़ौज को बुला लिया, जिससे कई हज़ार तुलबा कैद हो गए और कई लोगों की जान चली गई। ये इनकलाब सख्ती के ज़ोर पर नाकाम तो ज़रूर हो गया, लेकिन इससे चाइना को बहुत सी आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, डेंग शाओपिंग की मौत 1997 में हुई, लेकिन डेंग मरने से पहले चाइना को तरक्की की राह पर ज़रूर गामज़न कर गया। वो इस तरह के उसका ख्याल था कि अपनी इसी बड़ी आबादी का फ़ायदा उठाया जाए। उसने मुल्क में फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर दी और इतनी बड़ी आबादी को रोज़गार भी मुहैया किया। इस ज़्यादा आबादी की वजह से उसको सस्ती लेबर मिल गई, जिसके नतीजे में सस्ती अशिया बनने लगी, और अपनी अशिया की कीमत कम होने की वजह से पूरी दुनिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। इस तरह इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। दूसरी तरफ इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट और सस्ती लेबर देकर गैर मुल्की सरमायादार भी चाइना में बड़ी तादाद में आने लगे। इसके अलावा दोस्तों, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर लगाता है। ख़ास करके मशरकी चीन में इतनी हैरत अंगेज़ आर्किटेक्ट्स हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे।
چائنا نے اپنی کرنسی ڈالر کی نسبت کم کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ڈیموکریٹک موومنٹ کے دوران قید ہونے والا شخص چائنا کا صدر کیسے بن گیا؟ شی جن پنگ کے 2 بڑے منصوبے کیا ہیں اور آج چائنا کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آئیں گے اگلی ویڈیو میں. So this is it for today's video. If you like the video, then make sure to subscribe and hit the bell icon. Hope to see you in the upcoming video. Until then, peace out.